मित्रों नमस्कार, मेरे चैनल रुद्र न्यूज़ में आपका स्वागत है। साथियों, आज का मुद्दा है कि क्या खाली विपक्षी एकता कर लेने से मोदी सरकार को हटाया जा सकता है। भारत में 1975 के बाद जितनी सरकारें बनी हैं उनका हम विश्लेषण करेंगे कि किसी सरकार को किन परिस्थितियों में हटाया जाता है या हटाया जा सकता है या सरकारें हटी हैं तो क्या उस पैरामीटर पर मोदी सरकार को हटाया जा सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले 2-3 निवेदन है। पहला निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब करते हैं तो नोटिफिकेशन की बेल ज़रूर दबाएं, तुरंत आपके पास मेरा वीडियो पहुंच जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अंत तक इस चर्चा को सुनें, क्योंकि अंत में ही मैं आपको इसका निचोड़ बताऊंगा थोड़े शब्दों के अंदर। तो शुरू करते हैं। देखिए, पहली जो भारत में गैर कांग्रेसी सेंटर में सरकार बनी, स्टेट में तो 1967 से शुरू हो गई थी, लेकिन सेंटर के अंदर जो पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी वो थी जनता पार्टी की। और वो जेपी आंदोलन शुरू हुआ था पटना से। जेपी जी ने उनकी लीड ली थी और प्राइम मिनिस्टर के कई दावेदार थे, लेकिन मोरारजी देसाई को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था और वो आंदोलन चलाया गया था भ्रष्टाचार को लेकर। और वो आंदोलन गुजरात में स्टूडेंट्स ने शुरू किया था और ये आंदोलन फिर फैल गया, बिहार में चला गया, जेपी बीच में कूद गए और बहुत कुछ हुआ। लेकिन इस आंदोलन ने जब जोर पकड़ा तो इंदिरा जी ने एक गलती कर दी। तब प्राइम मिनिस्टर होती थी इंदिरा गांधी जी। उन्होंने 1971 का वार जीता था, वो चुनाव उन्होंने आसानी से जीत लिया। अगला जो चुनाव होना था वो 1976 में होना था, लेकिन उससे पहले ही इंदिरा गांधी जी ने देश में इमरजेंसी लगा दी कि देश में जो आंदोलन हो रहा है, जो फैल रहा है, उसको दबाने के लिए, कुचलने के लिए। वैसे तो वो उसको दबा नहीं सकी, आम तौर पर पूरे लोग सड़कों पर निकल आए ख़ास तौर पर, और वो एक बड़ा आंदोलन हो गया और उन्होंने इमरजेंसी लगा दी। और इन सब के बावजूद बाद जो सरकार चुनाव हुए 1977 में, उन्होंने चुनाव करवाए। उनको आईबी ने रिपोर्ट दी कि आपका माहौल ठीक हो गया है, आप चुनाव जीत सकती हैं। तो इसी आधार पर उन्होंने चुनाव करवा लिए, लेकिन वो उस चुनाव में बुरी तरह से परास्त हो गई। तो हिंदुस्तान की चुनावी हिस्ट्री में पहला वो चुनाव था जब कांग्रेस की सरकार केंद्र से हटी, और उसका एक कारण था कि इंदिरा गांधी जी के खिलाफ खासा माहौल था। इमरजेंसी लगाकर उन्होंने और गलती कर दी। इमरजेंसी में काफ़ी सारी ज़्यादतियाँ हुई, लोगों को जेलों में ठूसा गया और इस सब का एक नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ और लोगों ने इसमें रिस्पॉन्ड किया जब चुनाव हुए, और उस चुनाव में इंदिरा गांधी जी हार गई। तो ये पहला परिवर्तन था। फिर दूसरा परिवर्तन हुआ 1980 में। क्योंकि जनता पार्टी अपनी सरकार नहीं चला पाई। जनता पार्टी में सिर्फ उटव्वल होने लगे, लड़ाई होने लगी। आरएसएस और ड्यूअल सिटीजनशिप का मुद्दा बीजेपी के साथ उभरने लगा। तब बीजेपी ने मर्ज कर लिया था अपने आप को जनता पार्टी में। तो जो मुद्दे, मतलब सरकार चलाने की जब मंशा नहीं होती है और आपको आपस में सिर्फ उटव्वल करनी होती है, तो आप बेवजह के मुद्दे उठाते रहते हैं। वो बेवजह के मुद्दे उठाए गए और अपनी ही सरकार को ले लिया गया। 1980 में फिर इंदिरा जी की सरकार आ गई। लोग नाराज़ थे जनता पार्टी से, ये तो सरकार ही नहीं चला पाए। उन इतना बड़ा मैंडेट दिया गया लेकिन वो सरकार नहीं चला पाए। तो 1980 में तो एंटी इनकम्बेंसी बना। 1977 में भी एंटी इनकम्बेंसी बना उस समय की सरकार के खिलाफ। 1980 में भी एंटी इनकम्बेंसी बना। फिर जो है अगला चुनाव की बात करते हैं। अगला चुनाव हुआ 1984 के अंदर, जब इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई। और इंदिरा गांधी जी की हत्या करने के बाद लोगों में खासा रोष था, एंटी सिख रॉयट्स फैल गए देश में, या कांग्रेसियों ने किया। उसके बाद जो माहौल बना उसमें सरकार बनी, और सरकार बनने का कारण ये था कि लोगों में इंदिरा गांधी की हत्या के खिलाफ रोष था। लोगों को लग रहा था कि जो खालिस्तानी टेररिस्ट हैं ये देश की एकता अखंडता को जो है वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने राजीव गांधी, जो उस समय इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद प्राइम मिनिस्टर बनाए गए थे, उन्हें खूब बड़ा मैंडेट दिया। उन्होंने सरकार चलाई। तो एक कारण ये रहा। जब सरकार रिपीट हुई तब उसके भी कारण रहे, और सरकार रिपीट नहीं हुई तो उसके भी कारण रहे। उसके बाद 1989 का समय आया, चुनाव का समय आया, तो तब तक राजीव गांधी के ऊपर बोफर्स में कमीशन खाने के आरोप लग चुके थे, और आरोप एक तरह से एस्टेब्लिश थे, प्राइमा फेशिया। हालांकि आज तक लीगली एस्टेब्लिश नहीं हुए हैं, लेकिन प्राइमा फेशिया भी कोई चीज़ होती है, बॉडी लैंग्वेज भी कोई चीज़ होती है। इस बात का खुलासा जो है कमीशन का, वो किया गया स्वीडन, एक बाहरी कंट्री के द्वारा। स्वीडन था या स्विट्ज़रलैंड था, वहाँ के रेडियो ने ये खुलासा किया कि वहाँ का जो डॉक्यूमेंट रिलीज़ हुआ है बोफर्स कंपनी का, उसमें इस चीज़ को मेंशन किया गया है कि इसमें कमीशन दिया गया।
जबकि भारत ने सौदा करते वक्त ये शर्त रखी थी कि कमीशन नहीं दिया जाएगा। अब इस मुद्दे को वीपी सिंह ने उठा लिया, जो कांग्रेस के अंदर बड़े पद पर थे, डिफेंस मिनिस्टर भी रहे, फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे। दोनों के रहते उन्होंने इस मामले को उठा लिया और राजीव गांधी के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया। तो राजीव गांधी इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाए। हैंडल कर भी कैसे सकते, क्योंकि ये चीज़ लगभग ब्लैक एंड वाइट में दिख ही रही थी कि कमीशन खाया गया है। एक तो कमीशन खाया गया, वो कमीशन खाने की पहली घटना भारतीय जनता के सामने पेश हुई थी, भारतीय जनता के सामने आई थी करप्शन का ऐसा मामला, इसलिए उस पर इतनी रिएक्शन हुई। वो मामला 100 करोड़ से भी कम था, आज तो हज़ारों करोड़ खाए जा रहे हैं। 100 करोड़ से कम पर इतना बड़ा रिएक्शन क्यों हुआ? क्योंकि वो घटना पहली बार जनता के सामने आई कि ये लोग तो कमीशन खाते हैं, तो जनता में रिएक्शन था। और दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण ये था कि डिफेंस परचेज़ में खाई गई, बोफर्स मामले में खाई गई। कुछ लोगों ने ये बात भी उड़ाई कि बोफर्स गन जो है वो अच्छी नहीं है, उसको कंप्रोमाइज़ किया गया। हालांकि बीजेपी के जसवंत सिंह ने कहा कि बोफर्स गन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात सिर्फ कमीशन की है। तो वो उन्होंने इसलिए कहा कि सेना डेमोरलाइज ना हो, क्योंकि सैनिक को क्या मालूम कितनी चलती है या कितनी नहीं चलती। लेकिन उसका खासा असर हुआ और राजीव गांधी की सरकार चली गई। राजीव गांधी की सरकार चली गई तो वीपी सिंह की सरकार आई। अब वीपी सिंह की सरकार भी अपने आप को संभाल नहीं पाई, 2 ही साल चली, अपने आप को इकट्ठा नहीं रख पाए, अपना उनके खिलाफ जो है अभियान चलते रहे, तो उनकी सरकार भी गिर गई। तो चंद्रशेखर जी ने 6 महीने की एक सरकार बनाई, जिसको कांग्रेस ने समर्थन दिया। कांग्रेस ने चंद्रशेखर पर दबाव बनाने की कोशिश की। चंद्रशेखर जो थे वो बड़ा आत्मसम्मान वाले व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि मुझे कोई सरकार नहीं चलानी। उनको मालूम था 6 महीने छोटी सी सरकार, 40-45 लोग थे, बाकी कांग्रेस का समर्थन था, ये चलेगी भी कितने दिन। उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद चुनाव हुए। इस बीच में उसके बाद जो चुनाव हुए 1991 के अंदर, उसमें फिर माहौल बना, बड़ा मिक्स्ड सा माहौल था उस समय, क्योंकि लोग उस समय तक कांग्रेस से आजिज़ आ चुके थे, तो कांग्रेस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना नहीं चाहते थे और बीजेपी का उभार हो रहा था। वो सरकार गिरी जो थी वो वीपी सिंह की, वो राम मंदिर के मुद्दे पर गिरी थी। वीपी सिंह ने जैसे ही पिछड़ों को आरक्षण की घोषणा कर दी, और वो तब तक था नहीं, तो बीजेपी को तो सारा मामला ही सफाया हो रहा था उनके वोट बैंक का। तो उन्होंने राम मंदिर के लिए एक यात्रा आडवाणी जी ने शुरू कर दी और उसका परिणाम ये हुआ कि वीपी सिंह की सरकार गिर गई। तो जब 91 का चुनाव हुआ, तब एक तरफ जो है वो थर्ड फ्रंट हिला हुआ था, सरकार नहीं चला पा रहा था, दूसरी तरफ बीजेपी का उभार हो रहा था और कांग्रेस को लोग बहुत ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि बीजेपी जो है हालांकि छोटी पार्टी थी लेकिन नज़रों में आई हुई थी। इसलिए जब 91 का चुनाव हुआ तो वो 2 हिस्सों में हुआ। एक हिस्से में नॉर्मल चुनाव हुआ और दूसरा हिस्सा जो था उसके दौरान राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। दक्षिण भारत में जब वो एक इलेक्शन कैंपेन पर थे, वहाँ उनकी हत्या कर दी गई। तो ये चुनाव के बीच में हुआ। तो जब हत्या के बाद जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस को अच्छी सीटें मिल गई और हत्या से पहले के जो फेज थे उसमें कांग्रेस को ज़्यादा सीटें नहीं मिली। तो कुल जमा जो कांग्रेस के पास सीटें थी, शायद मेरे को अगर मैं सही याद कर पा रहा हूँ तो 239 सीट्स थी और कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। बीजेपी की भी सीटें बड़ी थी। तो उस सरकार में जो प्रधानमंत्री बने वो बने नरसिम्हा राव जी। नरसिम्हा राव जी ने तब एक 5 साल की सरकार चलाई बिना मतलब जिसे कहते थे कि ये मेजॉरिटी के बिना वाली सरकार है, अल्पमत सरकार है। लेकिन वो सरकार चलाने में कामयाब रहे, क्योंकि कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था कि दोबारा चुनाव हो। तो उन्होंने 91 में चुनाव 96 तक उस सरकार को चलाया। 96 में जो चुनाव हुआ उसमें वो हार गए। क्यों? क्योंकि हालांकि उन्होंने इकोनॉमिक रूप से बड़े परिवर्तन किए, लेकिन इकोनॉमिक के बेसिस पे कभी सरकारें जीत नहीं पाती हैं। अर्थव्यवस्था में बदलाव, वैसी अर्थव्यवस्था जो आपके जीवन में एकदम बदलाव ला दे, उसमें तो कुछ इलेक्शन पोटेंशियल होता है। लेकिन जब आप ग्रास रूट लेवल पे जो नरसिम्हा राव जी परिवर्तन कर रहे थे, उसका कोई चुनावी लाभ उनको हुआ नहीं। और 1996 में जब समय पर चुनाव हुए तो एक हौच-पौच सरकार बनी, जिसमें बीजेपी भी आगे बढ़ी लेकिन इतनी आगे नहीं बढ़ पाई कि अपनी सरकार बना सके। तो उन्होंने उस समय हौच-पौच सरकार बनी और उस हौच-पौच सरकार में जो थर्ड फ्रंट की सरकार बनी, जिसमें छोटे छोटे 10-20
पार्टी के जो एमपीज थे वो तो बन गए प्राइम मिनिस्टर और बाकी नहीं बन पाए। उसके बाद फिर वो सरकार नहीं चल पाई तो उसके खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी हो गया। उस सरकार को, थर्ड फ्रंट की सरकार को कांग्रेस समर्थन दे रही थी, कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया। तो उसके बाद जो है 1996 के बाद 1998 में चुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी जो है वो 182 सीटों पर पहुंच गई और उसने थर्ड फ्रंट के कुछ लोगों को अपने साथ कर लिया और उसके बाद उनकी सरकार बन गई। वो सरकार जो है वो पूरी तरह से थर्ड फ्रंट के लोगों का साथ लेने के बावजूद इतनी मजबूत नहीं थी कि 272 के आंकड़े को संभाल पाती। तो जयललिता जी ने खेल किया। जयललिता जी चाहती थी कि मेरे ऊपर जो करप्शन के मामले चल रहे हैं वो केंद्र सरकार हटा दे। वाजपेयी जी ने नहीं हटाए तो उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया। उनके समर्थन वापस लेते ही वो सरकार गिर गई। तो लेकिन लोगों की सिंपैथी जो है वो वाजपेयी जी की तरफ बनी हुई थी और इस दौरान पाकिस्तान ने जो है भारत की कई चोटियों पर जो है कब्ज़ा कर लिया और कारगिल आ गया। कारगिल में भारत की फ़ौज जीत गई। भारत की फ़ौज जीतने के बाद तो आपको मालूम है कि जनता में माहौल क्या होता है। भारत की फ़ौज जीतते ही जो चुनाव हुए उसके बाद उसमें वाजपेयी सरकार फिर जीत गई। वाजपेयी सरकार ने 5 साल अच्छी सरकार चलाई, लेकिन वाजपेयी सरकार जो थी वो एक सेकुलर किस्म की कांग्रेस सरीखी गवर्नमेंट थी। हालांकि उसमें काम बहुत हुआ। रोड्स जो आप देखते हैं वो काम वाजपेयी सरकार में ही शुरू हुआ था और गोल्डन चतुर्भुज जो बनी, मतलब रोड्स को चौड़ा करना और अच्छी रोड्स बनाना, ये काम उस समय का था। और भी कई चीज़ों में भारत में जो है वो प्रगति हुई, लेकिन और उस प्रगति ऐसी थी कि वाजपेयी जी और उनके लोगों को लग रहा था कि ये तो शाइनिंग इंडिया हो गया, इंडिया अब शाइन करने लगा। शाइन तो कर रहा था इंडिया, लेकिन उस शाइनिंग इंडिया का कोई इम्पैक्ट जो है आम पब्लिक को नहीं हुआ था। वो ऊपर से शाइनिंग कर रहा था। अभी वो जो शाइनिंग है वो परकोलेट नहीं हुआ था नीचे तक, आम जनता को उसका कोई फ़ायदा नहीं मिला। और इसके अलावा वाजपेयी जी के खिलाफ एक इंटरनल एंटी इनकम्बेंसी थी। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एक नया टर्म है। इंटरनल एंटी इनकम्बेंसी क्या होती है? जब आपका वर्कर, आपका सपोर्टर ही आपसे नाराज़ हो। वाजपेयी जी की सरकार जो है वो कम्प्लीटली एक सेकुलर सरकार थी, जैसे कांग्रेस की सरकार होती है। उसमें हिंदुत्व का कोई अंश नहीं था और हिंदुत्व के जो उस समय बड़े लोग थे, सरमोर थे, वो उस समय तक आरएसएस में जीवित थे, जिन्होंने लंबे समय तक संगठन को खड़ा किया था। उन्होंने वाजपेयी जी की आलोचना करनी शुरू कर दी। तो एक इंटरनल एंटी इनकम्बेंसी हुई जिसमें उनका वर्कर भी नाराज़ हो गया और उनका सपोर्टर भी नाराज़ हो गया वाजपेयी जी का, और इस वजह से उनकी सरकार 2004 में हार गई। उसके बाद फिर मनमोहन सिंह की सरकार बनी। तो मनमोहन सिंह की सरकार 10 साल चली, लेकिन अपने सेकंड कार्यकाल में उन्होंने इतने ज़्यादा घोटाले किए कि आए दिन एक घोटाला नज़र आता था और वो हज़ारों करोड़ का होता था, लाख करोड़ का होता था, ऐसा भारत की इंस्टीट्यूशंस ने कहा। हालांकि लीगली वो भी प्रूव नहीं हो पाए। अब लीगली प्रूव तो भारत में करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उस समय करप्शन थी। ये जो आंख मूंछ कर बैठे, आंख बंद कर बैठे, उसे भी नज़र आ रहा था कि ये करप्शन हो रही है। और इसी का परिणाम हुआ कि मोदी जो है वो सत्ता में आ गया। 2014 में वो सत्ता में आए। उनके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं था, ऊपर से बालासोर और वो घटनाएं उन्होंने की जिसका इम्पैक्ट हुआ 2019 में भी जीत गए। और आज भी देखा जाए तो मोदी सरकार के खिलाफ ना तो इंटरनल एंटी इनकम्बेंसी है ना एक्सटर्नल एंटी इनकम्बेंसी है। साथियों, तो निचोड़ इस पूरी खबर का ये है, ये तो मैंने आपको हिस्ट्री गिनवाई। निचोड़ ये है कि किसी भी सरकार को हटाने के लिए एंटी इनकम्बेंसी का होना ज़रूरी है। और एंटी इनकम्बेंसी 2 तरह की हो सकती है मेरे अनुसार। एक इंटरनल एंटी इनकम्बेंसी, ख़ास तौर से जो पार्टियां कैडर बेस्ड होती हैं उनमें ये चलता है, और एक होती है एक्सटर्नल एंटी इनकम्बेंसी। इंटरनल एंटी इनकम्बेंसी वो है, अगर मैं मोदी सरकार का उदाहरण देकर समझाऊं, कि मोदी सरकार के जितने सपोर्टर हैं वो उससे नाराज़ हो जाएं, संघ के सपोर्टर उससे नाराज़ हो जाएं, या हिंदूवादी जो लोग हैं वो उनसे नाराज़ हो जाएं। मोदी सरकार पर ये आरोप तो है कि ये हिंदूवादी काम पूरे नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो एंटी इनकम्बेंसी में तब्दील नहीं हुआ है, एंटी नरेंद्र मोदी भाव में तब्दील नहीं हुआ है, इंटरनल जो फैक्टर है। और जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो तो बिल्कुल मोदी के खिलाफ नहीं है। सिर्फ आप
विपक्ष की गालियों को छोड़ दें या विपक्ष के जो आरोप हैं प्रत्यारोप हैं उनको छोड़ दें, तो आम जनता जो है उसमें ब्रॉडली जो है मोदी जी के पास अभी भी सपोर्ट है। और एक दो जो सर्वे आए जिनसे हम पहचान सकते हैं, एक वही हमारे पास मीडियम है कि मोदी सरकार के प्रति कितना सपोर्ट है, तो लगभग 70% लोग अभी भी मोदी सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सब बताने का, ये निचोड़ देने का मेरा तात्पर्य क्या है, मैं क्या कहना चाहता हूँ, आपके मन में यही सवाल आएगा। तो मेरा कहना ये है कि तमाम विपक्ष जो है वो ये गणित बना ले, लेकिन गणित को तो गणित ही काटेगा, लेकिन जो आम फीलिंग है वो एंटी इनकम्बेंसी की है नहीं, या कोई मुद्दा है नहीं मोदी सरकार के खिलाफ। और जब तक मुद्दा नहीं होगा तब तक उस सरकार को हटाना मुश्किल होगा। इसलिए लाख इकट्ठे हो जाएं, इसका वैसा इम्पैक्ट नहीं आने वाला है, बल्कि मोदी जो हैं वो ज़ोर से उभर कर आने वाले हैं। अगर वो थोड़ा सा भी अपनी चुनावी रणनीति पर ध्यान दें और चुनावी रणनीति में जो कांग्रेस ने पकड़ा है रेवड़ी को, उस रेवड़ी को काउंटर करने की रेवड़ी तैयार कर लें अगर मोदी, तो उनके हारने की कोई परिस्थिति नहीं बनती। मोदी सरकार के पास ऐसे सभी इंस्ट्रूमेंट्स अभी उपलब्ध हैं जिससे अगर उनको वो अप्लाई करें तो वो आराम से चुनाव जीत सकते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या हैं, इनका उपयोग कैसे किया जा सकता है, ये मैं फिर किसी चर्चा में करूँगा। अभी आज ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इतना ही। नमस्कार। फिर एक निवेदन, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की बेल दबाएं। नमस्कार साथियों।